मेरे हाथ में 3 मेडिसिन हैं जो प्रेगनेंसी में या बिना प्रेगनेंसी के भी बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। एक पेन किलर मेडिसिन है, एक फीवर की मेडिसिन है और एक एब्डोमिनल पेन की मेडिसिन है। नाम मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन ब्रांड नेम नहीं बोलूँगा। जो मेन नाम होता है पैरासीटामोल, ब्रूफेन पैरासीटामोल और डाइसाइक्लोमिन। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट लोग फ़ोन करते हैं कि सर ये हो गया, फीवर हो रहा है, क्या करें मैडम, पेट में दुख रहा है क्या करें, सिर दुख रहा है, पैर दुख रहा है क्या करें। तो हमने सोचा चलो आज इसके बारे में वीडियो बनाते हैं कि प्रेगनेंसी में कौन सी मेडिसिन ले सकते हैं, कौन सी मेडिसिन नहीं ले सकते। सपना ये बताओ, अगर कोई पेशेंट आपको फ़ोन करके बोलता है कि उसको फीवर हो रहा है तो आप फ़ोन पे क्या एडवाइस करते हैं? जी, तो जैसे आपने अभी बताया कि बहुत सारे लोगों के कॉल आते रहते हैं कि भाई बॉडी एक हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है और बुखार आ रहा है। तो कई बार हम भी अवेलेबल नहीं होते हैं, कई बार पेशेंट भी हमारे पास नहीं आ सकते, और वो जब हमको कॉल करते हैं या वो हॉस्पिटल में कॉल करते हैं तो हम उनको मोस्टली पैरासीटामोल की गोली 500 या 650 मिलीग्राम की लेने का बोलते हैं। अच्छा, तो ये बताओ, अगर पेशेंट बोलता है कि फ़ीवर आ रहा है तो हम उसको कुछ बोलते हैं कि भाई कितना है, कैसा है, या शरीर गर्म कोई फ़ीवर मान के हम उसको बोलते हैं कि आप पैरासीटामोल ले लो? हम लोग पहले क्या एडवाइस करते हैं? जी, सबसे पहले हम उनसे पूछते हैं कि आपको क्या तकलीफ हो रहा है और क्या उन्होंने फीवर को टेम्परेचर थर्मामीटर को पर चेक करा है क्या, और कोई भी फीवर अगर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा है तो ही हम उसको फीवर की कैटेगरी में लेते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है और उसकी वजह से भी जब पेशेंट कंसीव करती हैं, प्रेग्नेंट फीमेल्स को उनका शरीर थोड़ा हल्का हल्का गर्म लगता है और 1 डिग्री टेम्परेचर उनका थोड़ा नॉर्मल से ज़्यादा होता है। तो ये बताओ कि अपने इंडिया में प्रेगनेंसी में फ़ीवर होने के सबसे कॉमन कारण क्या क्या हैं और हम लोग फीवर का कैसे मैनेजमेंट करते हैं? सर्दी, खांसी और बुखार, ये बहुत कॉमनली हम इन चीज़ों से समझते हैं, और फ्लू के सिम्टम्स के नाम से हम इसको बोलते हैं, या कॉमन कोल्ड या कॉफ एंड कोल्ड। ये सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है जिसका साल में 3 से 4 बार एपिसोड्स होते रहते हैं, पॉपुलेशन में होते रहते हैं। इसके अलावा पेट में दर्द, पेट का इन्फेक्शन, कई बार पेशाब में जलन होना, पीला पीला पेशाब आना, पेशाब करने में तकलीफ़ होना, यूरिन पास करने में बर्निंग होना, और ये सबसे ज़्यादा कुछ कॉमन कारण है जिससे फीवर आ सकता है। मतलब सबसे पहले हम लोग मलेरिया सोचते हैं इंडिया में। वो मलेरिया हम लोग एक ब्लड टेस्ट से PS4MP से डायग्नोस कर सकते हैं। दूसरा कॉमन टेस्ट होता है यूरिन में इन्फेक्शन, जो हम लोग यूरिन का रूटीन माइक्रो से डायग्नोस कर सकते हैं। तीसरा कॉमन इन्फेक्शन का कारण होता है टाइफॉइड, और चौथा सबसे कॉमन कारण होता है सर्दी, खांसी, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसके अलावा अगर सीज़न चल रहा है तो डेंगू भी होता है। ये 5-6 मेन कारण होते हैं फीवर के लिए। यूजुअली पहले हम लोग सबसे पहले पेशेंट फीवर आता है तो हम लोग सिम्टोमेटिक पैरासीटामोल का 500 या 650 मिलीग्राम का टैबलेट देते हैं दिन में 2 बार 3 बार, या SOS बेसिस पे जब भी पेशेंट को फीवर हो रहा हो। 2 या 3 दिन के अंदर अगर पेशेंट को फीवर कंट्रोल में नहीं आता है तो फिर हम लोग उसको क्लिनिकल एग्जामिन करते हैं, लोकलाइजेशन करने का कोशिश करते हैं कि कुछ सिम्टम्स कोई रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के है, या यूरिन के हैं, या एब्डोमेन पेन है, या फिर पेट में इन्फेक्शन के है, या डेंगू के हैं, वो देखने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद हम लोग उस हिसाब से ब्लड टेस्ट करवाते हैं। तो ये मेरे को बताओ कि हम लोग एंटीबायोटिक शुरू से फीवर आए तभी स्टार्ट कर देते हैं, या फिर ओवर फ़ोन पे ही बोल देते हैं कि आप ये एंटीबायोटिक ले लो, या फिर क्या करते हैं? देखिए, एंटीबायोटिक्स की जहाँ तक प्रेगनेंसी में बात है तो हमको बहुत केयरफुली प्रेस्क्राइब करनी पड़ती है। रूटीन में हम ओवर द काउंटर प्रिस्क्रिप्शंस बिल्कुल अवॉइड करना चाहते हैं। पेशेंट को क्लिनिकली अच्छे से असेस करना चाहते हैं कि उनको रियल में हाई ग्रेड फीवर है, कोई तकलीफ है कि नहीं। तो मोस्टली क्योंकि वायरल सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं तो शुरू के 2 से 3 दिन हम उनको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। लेकिन अगर फीवर की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, लाइक 101 या 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, पेशेंट को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, और जैसे आपने बोला कि सीज़न में क्या चल रहा है, कभी कभी डेंगू बहुत चल रहा होता है तो कभी मलेरिया बहुत चल रहा होता है, उसको भी हम ध्यान में रख के फिर अगर ज़रूरत है तो हम उनका 48 to 72 आवर्स के बाद ब्लड टेस्टिंग करते हैं, और उससे हम कंफर्म करना चाहते हैं, और उसके बाद ही हम उनको टाइफॉइड, डेंगू या उससे अप्रोप्रिएट हम उसका ट्रीटमेंट देते हैं। अच्छा, ये बताओ, हम लोग फीवर तो बोल रहे हैं कि पहला प्रेगनेंसी में नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, और किस चीज़ को हम लोग फीवर बोलते हैं, और कब फीवर पे हम लोग ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं? नॉर्मली एक एडल्ट की बात करी जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 98.4 या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास हम नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर बोलते हैं। लेकिन प्रेगनेंसी में बिकॉज प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से थोड़ा 99 डिग्री तक टेम्परेचर बॉडी में रहता है, और हल्का शरीर, कई बार महिलाएं बोलती भी है कि मेरा शरीर गर्म लग रहा है और मुझे फीवर हो रहा है, तब हम उनको समझाते हैं कि ये फीवर नहीं है, बिकॉज ऑफ द प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है। तो
एनीथिंग विच इज़ लाइक 98.4 टू 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट इज़ नॉर्मल, लेकिन फीवर जो चीज़ है वो हमको बॉडी में इन्फेक्शन को बताता है, और वो अगर 100 डिग्री से ज़्यादा है तो ही हम उसको फीवर बोलते हैं। ये फीवर हमको प्रेगनेंसी में ट्रीटमेंट करना क्यों ज़रूरी है? क्या ये फीवर से बच्चे को कोई तकलीफ हो सकती है या माँ को कोई तकलीफ हो सकती है? फीवर एक बात का इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स है बॉडी का, और वो एक इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स है कि बॉडी में कोई एंटीजन या कोई वायरस या बैक्टीरिया की एंट्री हुई है जिसको बॉडी रिमूव करने की कोशिश कर रही है, और उसके लिए उसमें फीवर का रिस्पॉन्स आता है। और ये जब रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा होता है तो बच्चे को भी तकलीफ हो सकती है, स्पेशली इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, पहली तिमाही में, और सेकेंड ट्राइमेस्टर, लास्ट ट्राइमेस्टर जो आखिरी के 3 महीने हैं उसमें काफ़ी तकलीफ हो सकती है। इसलिए हमेशा प्रेग्नेंट महिला को अगर फीवर ज़्यादा है, बार बार आ रहा है, तो अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिए और उनसे अपना चेकअप कराइए। हमने बोला कि फीवर के प्रेगनेंसी में 4 मेन कारण होते हैं। एक एक कारण के बारे में बात करता हूँ। पेशेंट का आपको फ़ोन आता है कि उसको सर्दी खांसी जुकाम हो रहा है, आप फ़ोन पे क्या एडवाइस करेंगे? कब पेशेंट को बोलेंगे कि आप मेरे को मिलने के लिए आओ, और फिर क्या ट्रीटमेंट करेंगे? सबसे पहले फ़ोन पे क्या एडवाइस करेंगे? फ्लू के सिम्टम्स है, हल्का हल्का शरीर गर्म लग रहा है, नाक बंद हो रही है, माथा भारी हो रहा है, ये 3-4 बातें बहुत ज़्यादा कॉमन है। हम लोग उनको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में पैरासीटामोल देते हैं। कई बार ये कुछ एंटी एलर्जिक मेडिसिन होती है जिनका कॉम्बिनेशन अवेलेबल होता है, जो उनकी नाक बंद हो रही है या सूखी खांसी आ रही है, तब हम उनको प्रेस्क्राइब करते हैं। इसके साथ हमारा जो स्टीम इनहेलेशन है, पेशेंट्स को तो हम एडवाइस करते हैं, बट वो करना चाहिए। दिन में 3 से 4 बार 2-2 घंटे में स्टीम इनहेलेशन लीजिए। गर्म पानी, सॉल्ट वाटर गार्गल्स कर सकते हैं, गर्म पानी के गरारे कर सकते हैं, कुछ शहद हल्दी मिला के घर का इलाज हम उसको चाट सकते हैं, विक्स हॉल्स की टैबलेट घर मुंह में रख सकते हैं, लॉसेंजेस हम इनको बोलते हैं। तो ये सब करने से उनको काफ़ी आराम मिलता है। इसके साथ थोड़ा सा गर्म दूध या गर्म सूप या कोई अदरक की चाय, ये सब हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट उनको साथ में बताते हैं। लेकिन अगर वो 100 से ज़्यादा है, 2 से 3 दिन तक परसिस्ट कर रहा है, पेशेंट को और ज़्यादा तकलीफ है, तब हम उनको बुला के उनकी ब्लड टेस्टिंग करवाते हैं, और उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी हमको चेक करना पड़ता है कि उनको अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है कि लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। बहुत बढ़िया। इसके साथ अगर पेशेंट को कफ है, अगर मतलब गड़फा निकल रहा है, बलगम निकल रहा है, तो हम लोग या तो एक्सपेक्टोरेशन मतलब कफ सिरप देते हैं जो कफ को बाहर निकालने में मदद करे, और सपना ने जैसा बोला स्टीम इनहेलेशन, हॉट वाटर, सॉल्ट वाटर गार्गल्स, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजुअली मोस्टली वायरल इन्फेक्शन के कारण होता है। शुरुआत के 3 से 4 दिन वायरल इन्फेक्शन, बाद में 5 दिन के बाद सेकेंडरी बैक्टीरियल होता है। इसलिए 4 से 5 दिन में अगर फ़र्क नहीं पड़ता है तो हम लोग एंटीबायोटिक देने का सोचते हैं। दूसरा सबसे कॉमन कॉज है यूरिन में इन्फेक्शन, पेशाब में जलन। उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं? यूरिन में इन्फेक्शन बहुत कॉमन है प्रेगनेंसी में, क्योंकि प्रेगनेंसी एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट है जिसमें इन्फेक्शंस होने की टेंडेंसी बहुत कॉमन होती है। और प्रेगनेंसी में एसिम्टोमेटिक बैक्टीरिया के नाम से हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं मेडिकली। और इसमें क्या होता है कि यूरिन को अगर हम टेस्ट कराए, रूटीन जो यूरिन रूटीन माइक्रो है, तो उसमें इतना ज़्यादा बैक्टीरिया लोड नहीं आता है, बट पेशेंट को जैसे लोअर एब्डोमेन में पेन हो रहा है, पेशाब पीला पीला आ रहा है, यूरिन करने में डिफ़िकल्टी हो रही है, यूरिन करते समय बर्निंग हो रही है, तो ये सारे ही सिम्टम्स इस बात को बताते हैं कि उनको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। अभी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि कई बार ये यूरिनरी इन्फेक्शंस या वेजाइनल इन्फेक्शंस की वजह से प्री टर्म डिलीवरी पेन चालू हो सकता है। इसीलिए इनको ध्यान से ट्रीट करना ज़रूरी है। उनको ज़रूरत पड़े तो यूरिन कल्चर भी करना ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फ्लशिंग इफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि प्रेग्नेंट महिलाएं पानी नहीं पी रही होती हैं, इसलिए ऑलमोस्ट 3 to 3.5 लीटर्स पर डे लिक्विड के इनटेक को बढ़ाने का बोलते हैं। यूरिन का कलर वाइट आना चाहिए, हर 1.5-2 घंटे में उनको यूरिन पास करके आना चाहिए, क्योंकि उससे फ्लशिंग इफेक्ट होता है। ये सब चीज़ें हम उनको बताते हैं, और ज़रूरत पड़े तो एक एंटीबायोटिक का कोर्स भी देते हैं। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट कारण है टाइफाइड और पेट में इन्फेक्शन। पहले तो आप ये बताओ, टाइफाइड होने का सबसे मेन कारण क्या होता है और पेट में इन्फेक्शन होने का मेन कारण क्या होता है, और उसका हम लोग डायग्नोसिस क्लिनिकली कैसे करते हैं और लेबोरेटरी से कैसे करते हैं? देखिए, टाइफाइड हुआ, जॉन्डिस हुआ, लूज मोशंस हुए, ये सारे ही चीज़ें कुछ कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, कुछ गलत खाने या पीने में आ गया है, जिसकी वजह से ये होता है। और स्पेशली ये मानसून और रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा कॉमन रहता है। तो इसलिए जो सीज़न में चल रहा है उस हिसाब से हम उनका डायग्नोसिस करते हैं। अगेन हम लोग अगर लूज मोशंस वगैरह है तो उसके लिए ORS, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, प्रोबायोटिक्स, हल्का डाइट, ये सब बताते हैं। अगर उसके बाद भी वो कंट्रोल में नहीं आता है तो फिर शॉर्ट कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स हमको देना पड़ता है। और जहाँ तक टाइफाइड और जॉन्डिस की बात है तो वो हम ब्लड टेस्ट के साथ ही डायग्नोस कर सकते हैं। और ये सब जो टाइफाइड और जॉन्डिस है, ये एकदम से ब्लड टेस्ट में पॉजिटिव भी नहीं आते हैं। अगर पेशेंट को थोड़ा थोड़ा बुखार लंबे समय से रह रहा है, तकलीफ हो रही है, तब जाके ऑलमोस्ट 3 to 7 डेज के बाद ही एक्चुअली कन्फर्म हो पाते हैं।
मतलब अनहाइजीनिक स्ट्रीट फूड खाने से टाइफाइड और फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। यूजुअली लोअर एब्डोमिनल पेन, ओकेजनल लो ग्रेड फीवर, वॉमिटिंग, डायरिया, दोनों कॉम्बिनेशन में पेशेंट कुछ खा नहीं सकता है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जैसे सपना ने बोला, हम लोग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं और कभी कभी हम लोग एंटीबायोटिक भी चालू करते हैं। चौथा सबसे कॉमन फीवर है डेंगू। डेंगू का पेशेंट कैसा प्रेजेंट करता है हमारे सामने, फीवर के अलावा उसको क्या होता है और हम लोग उसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं। देखिए, डेंगू फीवर नाम से हम उसको समझते हैं, डेंगू हेमरेजिक फीवर और ब्रेक बोन फीवर। पता है, इसमें ये इतना ज़्यादा बॉडी एक होता है और फीवर की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। कई बार लोगों को 102 और 103 तक भी फीवर होता है। प्रेगनेंसी की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। और इसीलिए तुरंत फीवर को कंट्रोल करना, पेशेंट के सिम्टम्स को रिलीव करना, और ज़रूरत पड़े तो उनको एडमिट करके हम लोग फ्लूइड्स भी चढ़ाते हैं। और कई बार उनको नॉर्मल पैरासीटामोल की गोली से फीवर नहीं उतरता है तो हम इंजेक्टेबल पैरासीटामोल या तो बोतल में या इंजेक्शंस के फॉर्म में भी हम उनको देते हैं। इसके अलावा एक मलेरिया करके एक चीज़ होता है, इंडिया में बहुत कॉमन है, वो हमको सिंपल ब्लड टेस्ट पे पता चल जाता है। अगर मलेरिया होता है तो हम लोग मलेरिया का ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये सारे मेन फीवर के कॉज हैं। एक पेशेंट था, पढ़ा लिखा था, उसका हस्बैंड फार्मा लाइन में था। एक दिन उसको 7वां महीना जा रहा था, उसको पैर में दुखा, उसने ब्रूफेन पैरासीटामोल का एक कॉम्बिनेशन ले लिया और मेरे को फ़ोन किया कि सर पैर में दुख रहा था, मैंने ये ले लिया। पहली बात ये ले सकते हैं, और अगर नहीं ले सकते तो क्यों नहीं ले सकते? कि बहुत ही कॉमन सवाल है ये कि कहीं पर लोगों को दुखता है और सबने बचपन से कॉम्बीफ्लिम की गोली बहुत ज़्यादा सुनी हुई है, ब्रूफेन की, बेसिकली ब्रूफेन की यहाँ पे बात हो रही है, तो वो लोग बिना पूछे कंसल्ट करे ले लेते हैं। बट हमारा पर्सनल ओपिनियन है कि ब्रूफेन जनरली प्रेगनेंसी में एडवाइसेबल नहीं है। और उसका एक साइंटिफिक रीज़न भी है कि वो प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टेरियोसस करता है। ये थोड़ा साइंटिफिक मेडिकल टर्म्स है, इसलिए ब्रूफेन जैसी मेडिसिन को अवॉइड करना चाहिए। अगर प्रेगनेंसी में कोई चोट भी लग गई है या कोई स्लिप हो गया और ज़्यादा पेन है तो फिर हमको पैरासीटामोल को ही रिपीट करना पड़ेगा। इसके अलावा दूसरे कॉम्बिनेशंस लाइक नेबुसोलाइड, ब्रूफेन, एसिक्लोफिनेक, ये सब, डाइक्लोफिनेक, ये सारे कॉम्बिनेशंस अवॉइड करने चाहिए। मतलब अगर प्रेगनेंसी में आपको पैर में चोट लग जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है, स्ट्रेन आ जाता है, तो मेनली नॉन मेडिकल मैनेजमेंट पे ज़्यादा रिलाई करना है। आइस एप्लीकेशन करें, हीट पैड करें, स्ट्रेचिंग करें, मसाज करें, उससे पेन रिलीफ जितना हो बेटर है। कभी कभी लोकल फॉर्म ऑफ ऑइंटमेंट लगा सकते हैं, बोवेरन का जेल वेल थोड़ा बहुत लगा सकते हैं। अगर कमर वमर दुख रहा है, बाम लगा सकते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा, जैसा सपना ने बोला, ब्रूफेन, डाइक्लोफेनेक या बोवेरन, एसिक्लोफेनेक, ये सारी पेन किलर जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स NSAIDs आते हैं, वो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उससे डिलीवरी के टाइम पे बच्चे को सांस लेने में और हार्ट में तकलीफ हो सकती है और बच्चे को NICU में एडमिशन करना पड़ सकता है। आखिरी क्वेश्चन के फीवर का नॉन मेडिकल मैनेजमेंट कुछ होता है? पुराने ज़माने में जैसे माँ बाप अपने बच्चों पे वो लोग बिल्कुल पट्टियाँ करते थे, डेफिनेटली उसको कुछ कर सकते हैं? हाँ, ठंडे पानी की जो हम पट्टी बोलते हैं वो तो है ही, और पैरासीटामोल की गोली भी देने का बोलते हैं। और फीवर प्रेगनेंसी में हम ये चाहते हैं कि फीवर जल्दी से उतर जाए, वो लंबे घंटे तक बना ना रहे, इसलिए हम तुरंत ये भी बोलते हैं कि पैरासीटामोल की गोली भी दीजिए। और अगर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से फीवर ज़्यादा है तो ठंडे पानी की पट्टी, जैसे शरीर को ठंडे पानी की पट्टियों से पानी में भिगो कर आप उसको पोंछिए, जिससे फीवर उनका जल्दी से उतरे। अच्छा, पेट में दुखता है तो पेट में दर्द के लिए सबसे बेस्ट दवाई कौन सी दे सकते हैं? सबसे बेस्ट सारी दुनिया में पता है, हम साइक्लोकाम के नाम से जानते हैं, बट बेसिकली उसका जो कंपोनेंट है वो डाइसाइक्लोमीन होता है। पेट की कोई भी मरोड़े प्रेगनेंसी में अगर कहीं पेट में दुखता है, नाभि के नीचे जो दुखता है, तो उसको हम डाइसाइक्लोमीन या कॉन्ट्रोमल टाइप की गोलियों से दे सकते हैं। तो मतलब इस वीडियो का कैरी होम मैसेज बताऊं कि फीवर हो तो आप पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम या 650 मिलीग्राम ले सकते हैं। पेन हो तो भी पैरासीटामोल 650 मिलीग्राम लेना है हमको, कॉम्बीफ्लम जैसा ब्रूफेन पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन नहीं लेना है। और अगर पेट में दुख रहा हो तो आप अपने डॉक्टर को पूछ के ओवर द काउंटर साइक्लोपाम या डाइसाइक्लोमिन पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। और इसके अलावा कोई हमको मेडिसिन नहीं लेनी। लेकिन फिर भी अगर आपने फ़ोन पे डॉक्टर को पूछा तो तुरंत अगले दिन या जैसे ही आप अवेलेबल हो या डॉक्टर अवेलेबल हो, तुरंत डॉक्टर को कई बार लोग क्या करते हैं कि सर्दी की दवाइयाँ लंबे समय तक लेते रहते हैं, वो भी हम अवॉइड करते हैं। हम लोग हमेशा बोलते हैं कि 2 से 3 दिन मैक्सिमम आप लीजिए, क्योंकि अगर लंबे समय से खांसी हो रही है तो हमको छाती, चेस्ट को चेक करना पड़ेगा कि उनको लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस तो नहीं है, और इसीलिए एक ही दवाई आप लंबे समय तक मत लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नमस्ते।